हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 की जो पाठ्यपुस्तक है हमारे अतीत, और इसके अंतर्गत जो चैप्टर 2 है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तो आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं। देखिए, अगर आप आगामी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इसके अंतर्गत अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान में, तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप 6 to 8 तक पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी को कंप्लीट करें, तभी आप सीटेट पेपर 2 को कंप्लीट कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे और क्लियर कर पाएंगे। तो साथ ही साथ यह जो क्लास है वो यूपी टीईटी और DSSB टीजीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी से हर जगह हर परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने आखेटक खाद्य संग्राहकों के बारे में पढ़ा था चैप्टर 1 में। इसमें भी दिया गया है आखेटक और खाद्य संग्राहक यह कौन थे। यह इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। उन्हें यह नाम यानी आखेटक खाद्य संग्राहक हम क्यों कहते हैं उन्हें यह नाम जो है भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया था, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते थे, साथ ही मछलियों को पकड़ते थे, चिड़ियों और फल फूल आदि एकत्रित करते थे। इस आधार पे इनका नाम आखेटक और खाद्य संग्राहक पड़ा था या दिया गया था। ये आखेटक और खाद्य संग्राहक जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, यात्रा करते थे, पैदल ही यात्रा करते थे। पहले उस समय ऐसा कोई साधन नहीं था, वो पैदल ही लंबी यात्रा किया करते थे। अब उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण क्या हो सकता है, यह दिया गया है। इसमें प्रमुख 4 कारण दिए गए हैं। पहला है, भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, क्योंकि जिस स्थान पर वो रह रहे थे अगर वहां आसपास का जो जंगली उत्पाद है जो वन से उन्हें प्राप्त होता है वह खत्म हो जाता था, तो फिर उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था एक स्थान को छोड़ के। दूसरा है, जानवरों का शिकार करते हुए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, जैसे क्योंकि जानवर भी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां उन्हें खाने पीने को कुछ मिले। तो जिस स्थान पर वे पहले रहते थे अगर वहां पर खाने के खाद्य सामग्री कम हो गए तो जानवर आगे बढ़ जाते थे, और क्योंकि जानवरों को खाकर मानव जिंदा रहते थे तो इसलिए वो जानवरों का पीछा करते हुए वे भी दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तीसरा है, अलग अलग मौसम में फल की तलाश, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो फल होते हैं उनका एक खास मौसम होता है, किसी एक मौसम में ही फल की प्रधानता होती है। तो ऐसे में अलग अलग मौसम के हिसाब से वो लोग यात्रा करते थे फलों को एकत्रित करने के लिए। और अगला दिया गया है पानी की तलाश में। अब पानी जो है वो सभी जीवों के लिए आवश्यक है, तो लोग वहीं रहेंगे जहां पर पानी की व्यवस्था हो। कुछ तो ऐसे नदी नाले उस टाइम थे जो कि कभी सूखते ही नहीं थे, तो वहां पर लोग अस्थायी थे। लेकिन जो छोटे मोटे झील झरने होते हैं उनमें कुछ खास मौसम तक ही पानी रहते हैं, लेकिन जब गर्मी में वे सूख जाते थे तब लोगों को यात्रा करनी पड़ती थी, एक स्थान से दूसरा स्थान जाना पड़ता था। ये आखेटक और खाद्य संग्राहकों ने काम के लिए यानी जानवरों को पकड़ने के लिए, फलों को तोड़ने के लिए, इन सब कामों के लिए पत्थरों और लकड़ियों के तथा हड्डियों के औजार बनाते थे, और उनके औजार कुछ इस तरह के होते थे जैसा कि चित्र में दिया गया है। अगला टॉपिक है पाषाण औजारों का निर्माण। अब अभी हमने उन औजारों का फोटो देखा, इमेज देखा कि औजार उनके कैसे होते थे उस समय, लेकिन उन औजारों का निर्माण वो कैसे करते थे। तो इसके प्रमुख 2 तरीके थे। पहला है पत्थर से पत्थर को टकराना, जैसे एक ये बड़ा सा पत्थर हुआ और इस छोटे से पत्थर को हमें औजार का रूप देना है, इसे नुकीला बनाना है। तो क्या करते थे, इस बड़े वाले पत्थर से इस पत्थर को टकराते थे, इस पत्थर पर चोट पहुंचाते थे, और जो निश्चित शेप था उस शेप में अगर वो आ जाता था तो ठीक था, और नहीं तो फिर दूसरे पत्थर को वैसा शेप देने का प्रयास करते थे। तो यह था पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना। दूसरा है दबाव शल्क तकनीक। अब इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्या है, जैसे आपने देखा होगा मूर्तिकार को मूर्ति बनाते हुए, पत्थर पर नक्काशी करते हुए क्या करता है, वो छेनी हथौड़ी का सहायता लेता है, नीचे पत्थर रख लेता है जिसे तराशना होता है, जिस पर डिजाइन बनाने होते हैं, ऊपर एक छेनी ले लिया जाता है और ऊपर से हथौड़े से प्रहार किया जाता है। तो कुछ इसी तकनीक का प्रयोग वो लोग करते थे। जिस पत्थर का हथियार बनाना था उसे नीचे रख लेते, ऊपर एक पतला नुकीला पत्थर रख लेते और ऊपर से भारी पत्थर से प्रहार करके दबाव शल्क तकनीक इसी को कहते हैं, इसी के द्वारा औजार का निर्माण किया करते थे। प्रमुख तकनीकें यही दोनों थे। आगे दिया गया है पूरा स्थल।
पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें तोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं, जहां पहले जैसे जब भी उन्हें कुछ काम हुआ उस स्थान पर उन्होंने काम किया अपना, और उसके बाद वो उस स्थान से हटकर चले गए, तो कुछ वस्तुएं वहां नष्ट हो गई, कुछ अभी भी पड़ी हुई हैं जिनके आधार पर हम लोग इतिहास को जानते हैं। तो ऐसे स्थानों को हम क्या कहते हैं? पुरा स्थल कहते हैं। आगे दिया गया है आवासीय पुरा स्थल के बारे में। अभी हमने पुरा स्थल किसे कहते हैं यह जाना। उसके बाद आवासीय पुरा स्थल क्या है? जहां लोग रहा करते थे वैसे स्थान को आवासीय पुरा स्थल कहते हैं। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे स्थल होते थे। वहां पर मानव जो था अपना घर निर्मित करना तो जानता नहीं था, तो वह रहने के लिए किन स्थानों का सहारा लेता था? गुफा में रहता था, कंदरा में रहता था। और ज्यादातर यह जो स्थान है वो प्राप्त हुए हैं लोगों को नर्मदा घाटी के आसपास, क्योंकि वहां पानी की कमी नहीं थी, तो लोग वहीं रहना ज्यादा पसंद करते थे। आगे है उद्योग स्थल। तो उद्योग स्थल वैसे स्थान थे जहां लोग पत्थरों के औजार बनाते थे। अब आप सोचेंगे कि आखिर कैसे पता चला कि लोग पत्थर के औजार कहाँ बनाते थे? तो आप जहां कहीं भी, जैसे वो लोग पत्थर का जब औजार बनाते थे तो जरूरी तो नहीं है कि जिस पत्थर का औजार बनाना है वो एक बार में परफेक्ट बन ही जाए। कभी कभी पत्थर टूट जाते थे, बिखर जाते थे, खराब हो जाता था, तो वो लोग उस स्थान पर वैसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यहाँ पर पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। आगे मैप में कुछ महत्वपूर्ण पुरा स्थलों का स्थान को इंगित किया गया है, जिनमें पुरा पाषाणिक पुरा स्थल है, नवपाषाणिक, महापाषाणिक पुरा स्थलों की पहचान की गई है। जैसे पुरा पाषाणिक में हम लोग देखें तो यह एमपी का भीमबेटका है। यहाँ पर कुरनूल की गुफाएं हैं, यहाँ पर हुंसकी नामक एक स्थान है। साथ ही अगर नवपाषाणिक पुरा स्थल की बात करें तो यहाँ पर चिरौंद है, कोलडीहवा है, महागढ़ा है। साथ ही यहाँ पर दाओजली हेडिंग है, यह असम में है। साथ ही मेहरगढ़ यहाँ है। यहाँ पर कश्मीर में बुर्ज होम है। यह क्या है? यह नवपाषाणिक पुरा स्थल है। इसका अलग से पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर शेयर किया जाएगा, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सबका नाम अलग अलग लिखा गया है। देखिए मैप में जो भी स्थान चिन्हित किए गए थे उन्हें लिखा गया है। पुरा पाषाण पुरा स्थल के अंतर्गत भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं और हुंसकी आता है। इसे आप लोग नोट कर लें। सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो भीमबेटका से पूछा जाता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भीमबेटका से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो आप लोग इसे लिख लें, नोट कर लें, याद कर लें। आगे है नवपाषाण पुरा स्थल। इनमें प्रमुख है बुर्ज होम जो कि कश्मीर में था, मेहरगढ़, कोलडीहवा, महागढ़ा, चिरौन, दाओजली हेडिंग जो कि अभी हमने मैप में देखा असम में है, और पैयमपल्ली। महापाषाणिक पुरा स्थल के अंतर्गत आदि चंदलूर और ब्रह्मगिरी हैं। ये दो स्थान है। ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनसे और जो पुरा पाषाण पुरा स्थल है जो कि भीमबेटका है, यहाँ से लगभग हर बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आगे दिया गया है कुरनूल गुफा के बारे में। आंध्र प्रदेश में यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, यानी जो आरंभिक लोग थे वो आग जलाना उन्हें पता था, और इसका इस्तेमाल यानी आग का इस्तेमाल वे प्रकाश के लिए, मांस भूनने व खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? आग का इस्तेमाल करते थे। और राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? आंध्र प्रदेश के कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे। आगे है हुंसकी के बारे में। यहाँ पर पुरा पाषाण युग के कई पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। अभी पुरा स्थल किसे कहते हैं यह हमने पढ़ा है कि पुरा स्थल कौन वे स्थान है जहां पर कुछ अवशेष मिलते हैं, बर्तन के, खिलौनों के, जो भी चीज है, अगर अवशेष वहां पर प्राप्त हुए तो उसे हम लोग पुरा स्थल कहते हैं। आगे पुरा पाषाण काल के बारे में दिया गया है। देखिए आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहा जाता है। आरंभिक काल में जो मानव हुए उन्हें आरंभिक मानव कहा जाता है, और इस आरंभिक काल का दूसरा नाम है पुरा पाषाण काल। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरा यानी कि प्राचीन जो कि पुराना है, और पाषाण यानी कि पत्थर से मिलकर बना है पुरा पाषाण यानी पुराना पत्थर। यह नाम जो है वो पुरा स्थलों से प्राप्त है।
पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यह नाम क्यों दिया गया है, पूरा पाषाण काल क्यों दिया गया है? क्योंकि जो पहले जो प्राचीन स्थल थे, जो पूरा स्थल थे, वहां से औजार इतना ज्यादा प्राप्त हुआ कि इस औजार को पत्थर के नाम पर ही नाम दे दिया गया है, पूरा पाषाण काल। यह जो काल है, इसका जो समय है, टाइम पीरियड जो दिया गया है, यह 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पूरा पाषाण काल का जो अवधि है, समय है, वो क्या है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। और यहाँ से सीटेट में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है लगभग हर साल। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब फिर से इस पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास का जो 99% कहानी है, जो स्टोरी है, वो इसी काल में, इसी समय में घटित हुई है। तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। पूरा पाषाण काल के बाद जो दूसरा है वो है मध्य पाषाण काल। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस काल में, मध्य पाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव हुए थे और इस कारण इसे मेसोलिथ कहते हैं। इसका समय जो है वो लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है, जबकि पूरा पाषाण काल का कितना था? 20 लाख से 12,000 साल पहले तक की जो अवधि थी वो पूरा पाषाण काल की थी। वहीं 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक का जो अवधि है, जो समय है, वो मध्य पाषाण काल का है। इस काल के पाषाण औजार बहुत छोटे होते थे, जबकि पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर के औजार थे। इस कारण मध्य पाषाण काल में क्योंकि औजार जो है उनका साइज छोटा हो गया, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। तीसरा है नवपाषाण काल। इसकी जो शुरुआत है लगभग 10,000 साल पहले हुई है। जैसे अभी हमने देखा, पूरा पाषाण काल की जो शुरुआत है वो 20 लाख से 12,000 साल पहले, मध्य पाषाण काल जो है 12,000 से 10,000, और नवपाषाण काल जो है वो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 10,000 साल पहले से। भारत में शुतुरमुर्ग के बारे में बताया गया है। भारत में पूरा पाषाण युग में महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से, स्थान का नाम है पटनेपुरा स्थल से, शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है और इन अंडों से मनके भी बनाए जाते हैं, जिसे आभूषण के रूप में लोग धारण करते थे। तो भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ मिले हैं? उसके अवशेष जो है वो कहाँ मिले हैं? महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। आगे दिया गया है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। जैसा कि अभी हमने मध्य पाषाण काल में पढ़ा था कि इसी समय जो जलवायु में परिवर्तन हुआ था, गर्मी बढ़ने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, यानी घासों की उत्पत्ति होने लगी। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ये कब हुआ? मध्य पाषाण काल के दौरान, यानी 12,000 साल पहले ही जलवायु में परिवर्तन हुआ था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इस काल में मछली भी महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। लोग इसे भी खाने लगे थे और धीरे धीरे इन जीवों को जो है मानव ने पालना शुरू कर दिया था। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बस इतना ही था। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।